हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट के बारे में बताया था कि असेसमेंट किसे कहते हैं और कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट या आकलन का व्यवसायीकरण किस प्रकार से प्रारंभ होता है। देखिए बच्चों, एक अध्यापक को विद्यालय में बहुत सारे काम होते हैं। उसको बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी है, टीचिंग एड्स बनानी है, उनका करेक्शन करना है, कॉपीज को देखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है और मिड डे मील है और बहुत सारे काम होते हैं जो कि अध्यापक को करने होते हैं। तो इन सब के चलते हुए कभी कभी उसका जो बच्चों का आकलन है वो प्रभावित होता है। ऐसा कुछ पेरेंट्स के मन में विचार आता है और जब पेरेंट्स के मन में ये विचार आता है तो वो क्या करते हैं, उस टीचर को कांटेक्ट करके अपने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर लेते हैं या अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स या स्टडी पॉइंट्स में भेज देते हैं और यहीं से शिक्षा का व्यवसायीकरण स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम ट्यूशंस किसे कहते हैं या ट्यूशंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, ट्यूशंस में अध्यापक दो तरह से ट्यूशंस हो सकती है। या तो अध्यापक बच्चे के घर जाकर के बच्चे को पढ़ाए सेपरेटली, या फिर अध्यापक के घर 2, 4, 5 बच्चे इकट्ठा ग्रुप बना करके आ जाएं। पहले वाले केस में क्या होता है, ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो अध्यापक को अपने घर पे बुला करके पढ़वाना पसंद करते हैं और उसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि एक हैंडसम अमाउंट होता है, वो अध्यापक को पे करना पड़ता है। तो अध्यापक भी खुश और पेरेंट भी खुश, क्योंकि पेरेंट्स के सर पे से तो सारा बोझ ही हट गया कि उसके बच्चे को जो भी चीज है, स्कूल का होमवर्क है या क्लास वर्क है या टेस्ट के लिए उसको याद कराना है, लिखाना है, जो कुछ भी है वो सारी फिर अध्यापक उसको करेगा और अध्यापक भी इसलिए खुश हो जाता है कि वो उसे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर अध्यापक बच्चे को घर जाके पढ़ाता है या अध्यापक के घर 4 या 5 बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो उनके पर्सनल कांटेक्ट में ज्यादा रहता है, जिससे उसको उस बच्चे के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाती है कि वो उसका आकलन वो अच्छी प्रकार से कर पाता है। उसे अच्छी तरह से मालूम होता है कि इस बच्चे में क्या कमियां हैं, किस फील्ड में ये बच्चा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में इसको कमजोर है और इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो नेचुरली इन 5-6 बच्चों का या इस एक बच्चे का आकलन वो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो पेरेंट्स करते हैं कि वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं। जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हो जाते हैं 9th-10th के, तो वो अपने बच्चों को कोचिंग्स में भेज देते हैं जहां पर कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। जैसे कि मैथ्स का जो टीचर है वो मैथ्स पढ़ाएगा, बायो का टीचर बायो पढ़ाएगा, या जैसे आप बैंक की कोचिंग लेते हैं, बीएड की कोचिंग लेते हैं, एसएसबी की लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैथ वाला जो पोर्शन है वो मैथ का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कराएगा, जो एप्टीट्यूड पोर्शन है या टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट कराएगा, जीके वाला जीके की तैयारी कराएगा, साइंस वाला साइंस की तैयारी करवाएगा। इस तरह से करके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसको करवाते हैं। इसके अलावा एक स्टडी सेंटर्स भी होते हैं। स्टडी सेंटर्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि साइंस स्टडी सेंटर, कंप्यूटर स्टडी सेंटर, वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही उसके ही डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो अब आज के युग में जो आकलन का व्यवसायीकरण है ये एक बड़ी कॉमन सी बात हो गई। आप लोग भी देखिए, जब बीएड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस महाविद्यालय का आकलन करते हैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, इसका एरिया कैसा है। तो ये सारे भी तो एक तरह से आकलन ही हुआ ना। उसके बाद जाकर के आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आप किसी भी कॉलेज में, और फिर आप देखते हैं
कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है तो फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। उसके बाद आप उसका आकलन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है या शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो जो है वो क्या है, सरकारी विद्यालयों की उदासीनता। सरकारी विद्यालय में जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ पर मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रयास, आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में फोन कर करके बुलाते हैं जैसे ही पता चलता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि सरकारी विद्यालयों में जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी होती है कि पुराने इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, अगर कंप्यूटर आ भी गया है तो लाइट नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको देखा होगा कि आपकी लैब्स भी बढ़िया अप टू डेट होती है, फर्नीचर्स भी बढ़िया होते हैं, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, एसी, फैन, सब, पानी की व्यवस्था, सब एक से एक फर्स्ट क्लास होता है। इसलिए बच्चे नेचुरली थोड़ा सा पेमेंट अच्छा करके वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, या उसका आप उसको कह सकते हैं कि उसका व्यवसायीकरण। फिर धन का दुरुपयोग या उसका वेस्टेज, कि सरकारी विद्यालयों में या तो धन आता नहीं है या आता भी है तो उसका जो दुरुपयोग होता है। जो बजट आया वो सालों तो बजट आने में लग जाता है, फिर जो आया भी वो फिर प्रॉपर जो जगह है वहां तक पहुंच नहीं पाता। सरकारी विद्यालयों में टेक्नोलॉजी का भी अभाव होता है, जिससे कि अभिभावकों का विश्वास उसके ऊपर नहीं बन पाता है। और उसके अलावा जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे वही परंपरागत पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ हाफ ईयरली एग्जाम्स, अर्धवार्षिक परीक्षा, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई नई चीज का वो लोग नहीं उसको वो करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं वो अत्यधिक व्यस्त होते हैं। कहीं उनकी कहीं चुनावों में ड्यूटी लग जाती है, कहीं मतगणना में ड्यूटी लग जाती है, कहीं राशन कार्ड के उसमें जनसंख्या उसमें लग जाती है। तो जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक है उनकी उनकी जो व्यस्तता होती है वो भी कुछ ज्यादा होती है। फिर जो हमारा सरकारी नीतियां होती हैं उनकी जो प्रभावशीलता है उसमें भी उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसानी से नहीं होता है। और इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय हैं या जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे का आकलन स्वयं ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा बच्चा ये काम कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम यहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं तो हमारा बच्चा यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो व्यवसायीकरण है, आकलन का व्यवसायीकरण है, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ तो क्या होता है कि जो हमारा अधिगम होता है वो सरल व स्वाभाविक होता है। जो भी हमारा अधिगम बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन्स पे जाके कर रहे हैं, चाहे कोचिंग पे जाके कर रहे हैं, ट्यूशन्स पे चले जाते हैं तो वो टीचर के साथ अच्छे से हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, टीचर से अपने मन की बात कह देते हैं। उसको जो भी चीज समझ में नहीं आती है वो एक बार नहीं 10 बार कह करके टीचर से समझ लेता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था पॉसिबल नहीं होती। क्लास में तो आप एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, उसके बाद भी अगर बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उस एक बच्चे के लिए या 2 बच्चे के लिए आप पूरे क्लास का टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। तो आप फिर क्या कह देते हो बच्चे से कि अच्छा बेटा तुम हमसे बाद में आके पूछ लेना। इसके अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जब हम बच्चे को क्लास के बाहर भेजते हैं, ट्यूशन्स पे भेजते हैं, तो वो 4 लोगों के साथ संपर्क में आता है और उनसे नई नई बातें सीखता है, नई नई बातें करता है। और वो जब अपने ट्यूशन्स पे जाता है तो अपने टीचर से 10 तरह के क्वेश्चंस पूछता है, उनके साथ बात करता है। तो वो
टेंशन फ्री होता है, क्योंकि ट्यूशन पे टीचर उसका सारा काम करवा देता है, उसको याद करवा देता है, उसका रिटन वर्क करवा देता है, और एक तरह से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बच्चे का थोड़ा सा एक पक्षपात भी कर लेता है कि जिससे कि बच्चा टीचर से ज़्यादा फ्री हो पाता है, और बच्चे का इसके अलावा बच्चे को खेल कूद में या क्रिकेट है, फुटबॉल है, या बच्चे की रुचि के अनुरूप जो चीज़ें हैं वो चीज़ भी वो करवा देते हैं। बच्चे की रुचि के अनुरूप शिक्षा का प्रारंभ भी हो जाता है कि अगर क्लास में 60 बच्चे हैं और अगर हम 60 बच्चों को बच्चे की रुचियों के अनुरूप पढ़ाना शुरू कर दें तो ना तो सिलेबस पूरा हो पाएगा और ना ही हम उनका प्रॉपर आकलन कर लेंगे। लेकिन जब बच्चा ट्यूशन्स में जाता है या कोचिंग्स में जाता है तो हम बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप उन क्लासेस में भेज सकते हैं। जैसे कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है तो क्लास कॉलेज में तो व्यवस्था है या नहीं है, नहीं अलग चीज़ है, लेकिन आप बच्चे को अलग से दे करके उसको डांस क्लासेस में भेज सकते हो। उसको जूडो है, गिटार है, डांस है, तबला है, कुछ भी आप उसको सिखवा सकते हो, जिससे कि उसकी पर्सनालिटी में निखार आता है। इसके अलावा सरकारी स्कूल जो है वहाँ पे जो आकलन है वो थोड़ा सा फेक होता है। आप ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि फेक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो शिक्षक होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे उनके पास काम होते हैं, जगह जगह उनको ड्यूटीज पे लगा दिया जाता है, तो वो बच्चों का सही आकलन करने में अपने आप को थोड़ा सा डाउट आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो कोचिंग या ट्यूशन्स पे पेरेंट्स उनको भेज देते हैं। फिर जब बच्चे ट्यूशन्स या कोचिंग्स पे जाते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर्स है, लैपटॉप है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि उनका ज्ञान स्थायी होता है और उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है और वो समझकर सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और इस तरह से जो उनका आकलन होता है वो वैध और विश्वसनीय होता है। देखिए, जब आप एक बच्चे को ट्यूशन पे भेज रहे हैं तो उसका टीचर, देखिए स्कूल में तो 35 मिनट का पीरियड है या 40 मिनट का पीरियड है, और उसी 40 मिनट के पीरियड में अध्यापक को 30, 40 या 50 बच्चों को देखना होता है। लेकिन घर पे उसके पास 4 या 5 बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है, 5 या 6 बच्चे हैं, तो उसके पास घर पे प्रेशर कम होता है टीचर के पास, और वो आपका आकलन अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर उसका आकलन कैसा होगा? सटीक होगा, उसका आकलन ज्यादा वैध और ज्यादा विश्वसनीय होगा। और जब भी हम आकलन करते हैं तो हमको उस आकलन करने में कई बार हम उसको चीजों को देखें कि हाँ, क्योंकि एक परिस्थिति में बच्चे का व्यवहार कुछ हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में बच्चे का व्यवहार बदल सकता है, तो अतः हमें उसके संपूर्ण व्यवहार को देखकर ही उसका आकलन करना चाहिए। अब क्या हो जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है घर पर या प्राइवेट स्कूल्स में या ट्यूशन्स पे, क्योंकि जो बच्चे की जो शिक्षा होगी वो क्वालिटी एजुकेशन निकल के आएगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे। इसके अलावा जो बच्चे का आकलन है और जो अधिगम है, दोनों चीजें प्रभावी होगी। बच्चे के अधिगम में भी सुधार होगा, क्योंकि घर पे टीचर को जब समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको समझाने के लिए अपना मेथड को चेंज कर सकते हैं, दूसरी तरकीब यूज कर सकते हैं, उसके टॉपिक को इजी बना सकते हैं। इस तरह से करके वो जो बच्चे के अधिगम में सुधार ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या इसकी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो क्या है कि हमें आवश्यकता से अधिक शुल्क देना पड़ता है। देखिए, हमें स्कूल में भी शुल्क देना पड़ रहा है, हम ट्यूशन्स पे भी दे रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स पे भी दे रहे हैं। बच्चे के अंदर सहयोग की भावना का अभाव हो जाता है। हम एक दूसरे के प्रति, हमारे अंदर, बच्चों के अंदर द्वेष की भावना आ जाती है, क्योंकि बच्चे कोचिंग जाते हैं और नेचुरली जो बच्चा कोचिंग जाएगा वो टीचर का थोड़ा सा फेवरेट हो जाएगा और टीचर उसको कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा सा पक्षपात कर लेगा और छात्रों के अंदर
भेदभाव, वो खुद भी करेगा भेदभाव और अपने साथी अध्यापकों से भी करवा सकता है कि अरे यार ये मेरा बच्चा है, इसको जरा देख लेना, या इसको फेल मत होने देना, या इसका जरा अच्छे मार्क्स दे देना। तो अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो इसकी वो यहाँ पे धन का सम्मान हो रहा है, प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा पैसे दे के ट्यूशन पढ़ ले रहा है उसका क्लास में पोजीशन अच्छी आ जाती है, और जो एक्चुअल में प्रतिभाशाली बच्चा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। फिर झूठे आंकड़ों का प्रदर्शन, कई बार जो इनके जो हम रिजल्ट्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं और जो गलत भी हो सकते हैं। फिर समानता के व्यवहार का अभाव हो जाता है, हम सारे बच्चों से एक समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब टीचर के पास बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने जाने लगते हैं और उसको एक पैसे की कहते एक लत लग जाती है, तो वो क्या करता है, बाकी स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन पढ़ने के लिए कंपेल करता है और सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षक उदासीन होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूर होकर के अभिभावक जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये थे कुछ आपके आकलन का व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे या पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।